हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एबल कोचिंग इंस्टीट्यूट। मैं जितेंद्र कुमार और आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं 11 अक्टूबर 2020 को जो पीसीएस प्री का एग्ज़ाम हुआ है, इसका जो सेकंड पेपर है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो सेकंड पेपर है यानी सी सेट, इसमें क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं वो 33 क्वेश्चंस हैं, यानी 33 क्वेश्चंस आपके बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। इसमें जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है वो बहुत ही अच्छा पोर्शन है और इस बार जो क्वेश्चंस भी आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस हैं आप कह सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन वो 26 से 27 के आसपास हैं और प्लस रीजनिंग है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रीजनिंग के भी हैं और उनको हम मैथमेटिक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैथ में मिल जाते हैं हमको। तो हम लोग केवल मैथमेटिक्स की बात करेंगे। 26 से 27 क्वेश्चन लगभग हैं और ये आपके सिलेक्शन में यानी सी सेट को क्वालिफाई करने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस बार जो पेपर हुआ है, कई बच्चों के हमको कॉल आए, कई स्टूडेंट्स के, और उन्होंने बोला कि सर मैथ का जो पोर्शन है वो काफ़ी वीक हो गया, यानी हम क्वेश्चंस नहीं कर पाए हैं। इसलिए आज हम ये जो वीडियो ला रहे हैं आपको, इसमें सारे क्वेश्चंस जो मैथ्स के हैं उनका सलूशन है और आप लोग इसे ज़रूर देखिए। आपको इससे डेफिनेटली बेनिफिट होगा, क्योंकि आप कंटिन्यू एग्ज़ाम्स देते रहते हैं और वहाँ पर मैथ्स की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। जो लोग सी सेट क्वालिफाई कर चुके हैं उनको मेरी शुभकामनाएँ, और जो रह गए हैं उनके लिए कहूँगा कि आप मेहनत करिए और मेरा वीडियो देखिए और सीखिए मैथ्स। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि भाई आप लोग जो हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, और ताकि आपको जो है मेरे जो वीडियोज़ हैं उनकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। कमेंट ज़रूर करिएगा, मेरा वीडियो देखने के बाद आप कमेंट करिएगा कि आपने कितना आपको समझ में आया और क्या आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जिनको हम दोबारा जो है फिर से ज़रूरत पड़ने पर आपके लिए कुछ मैटर बना सकते हैं। क्लियर? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और यहाँ पर हमने जो बुकलेट यूज़ की है वो सीरीज़ बी है। आप लोग भी सीरीज़ बी जो है उससे मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर्स प्रॉपर मैंने आपको यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं उनकी क्लिप मैंने यहाँ पर ऐड की है। क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, तो उम्मीद करता हूँ ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि प्रश्न चिन्ह की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। ये जो आकृति है, इस आकृति में संख्याएं लिखी हुई हैं और हमको संबंध स्थापित करना है। ये बहुत ही साधारण क्वेश्चन है और तर्क शक्ति के आधार पर हमें इसे बताना है कि भाई क्या संख्या होनी चाहिए। तो हम देखें, अगर 7 दूनी 14 प्लस 4, यानी 2 से गुणा करें प्लस 4 यहाँ से यहाँ पर आने के लिए। इसी तरीके से 18 दूना 36 प्लस 4, यहाँ से यहाँ आने के लिए 2 से गुणा करें प्लस 4 करें। यही कंसेप्ट यहाँ से यहाँ आने के लिए होना चाहिए, यानी 2 से गुणा करें प्लस 4 जोड़ दें। क्लियर? तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? 40 दूना 80 प्लस 4 84 यहाँ पर आना चाहिए। अब हम देखते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक ये कंसेप्ट फॉलो होगा या नहीं होगा। 84 दूना 168, 2 से गुणा करेंगे प्लस 4 करेंगे। 84 दूना 168 प्लस 4 यानी 172। कंसेप्ट सही है। यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो 172 गुणे 2 प्लस 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 348 मिल जाएगा। तो इसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो संख्या आनी चाहिए 84 होनी चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41।
इस क्वेश्चन में ए बी की सिस्टर है, यानी ए फीमेल है, सी बी की मदर है, सी बी की मदर है, डी सी का फादर है। क्लियर? यानी बी का जो है डी, बी का डी ग्रैंडफादर है। इसी तरीके से डी जो है ए का भी ग्रैंडफादर हो जाएगा। ग्रैंडफादर, तो ए एंड डी के बीच में रिलेशन तो बन गया, बट हमको बताना है कि ए जो है डी का कैसा लगता है। यानी ए जो है डी का ग्रैंड डॉटर, यानी पोती हम लोग बोलेंगे। ठीक है, ए जो है डी की पोती है। क्लियर? तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए कि ए डी की पोती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। यहां पर हमसे पूछा गया है कि भाई 1 से 100 के बीच में 3 कितने बार आएगा। तो हम लोग यहां से देखें, 1 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 13, 13 में 3 आएगा, 23 में 3 आएगा, 30 में 3 आएगा। 30 से 39 के बीच में अगर हम लोग बात करें तो 11 बार 3 आएगा। 31, 32, 33 में 2 बार आएगा, 34, 35, 36, 37, 38, 39, यानी 11 बार 3 आएगा। उसके बाद 43, 53, 63, 73, 83, 93, यानी कुल हम संख्या देखें, यहां पर ये 3 बार है और यहां पर 6 बार है। तो कुल संख्या हमारे पास हो जाएगी 3 + 11 + 6, यानी 20 बार, 20 टाइम्स 3 आएगा। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, यानी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। यहां पर हमको बताया गया है कि भाई एक दुकानदार है, उस दुकानदार ने अपनी जो वस्तु है उस पर उसके क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा का मूल्य अंकित किया है। ठीक है, यानी जो मार्क्ड प्राइस है, यानी हम लोग जो मूल्य अंकित होता है उसे मार्क्ड प्राइस बोलते हैं। समझ गए आप लोग? तो मार्क्ड प्राइस जो है वो 20 रुपये, यानी 20% ज़्यादा उसने अंकित किया है, और प्रॉफिट जो ले रहा है वो 8% क्रय मूल्य के 8 क्रय मूल्य पर 8% प्रॉफिट ले रहा है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि भाई जो क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, इसको 100 रुपये मान लेते हैं, और जो मार्क्ड प्राइस है यानी जो उसने अंकित किया है मूल्य MP, ये मार्क्ड प्राइस हो गया, यानी 20% ज़्यादा अंकित किया है उसने, तो कितना होगा? 100 रुपये पर 20% यानी 20 रुपये, 120 रुपये उसने अंकित किया है। अब हमने कुछ फार्मूले यहाँ पर लिखे हैं, इनको अगर हम देखें, सेलिंग प्राइस जो होती है वो क्रय मूल्य प्लस लाभ यानी प्रॉफिट होता है, यानी SP = कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, और कॉस्ट प्राइस हमने 100 रुपीज़ माना है और प्रॉफिट यहाँ पर दिया हुआ है 8% है। तो जो सेलिंग प्राइस है वो हमारे पास 100 रुपये प्लस 8 रुपये, 108 रुपये हमारे पास सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमने एक फार्मूला लिखा है, मार्क्ड प्राइस जो है ये तो हमने यहाँ पर समझ लिया। डिस्काउंट जो होता है, डिस्काउंट परसेंट हम यहाँ से निकालते हैं, और ये जो सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य है, ये वैल्यू और ये दोनों आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ से हम डिस्काउंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? जो सेलिंग प्राइस 108 रुपये है, ये मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट के बराबर होता है, यानी मार्क्ड प्राइस 120 रुपये माइनस डिस्काउंट। तो डिस्काउंट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, डिस्काउंट बराबर 120 रुपये माइनस 108 रुपये बराबर 12 रुपये। 12 रुपये हमको डिस्काउंट मिल रहा है।
अब इस फार्मूले की मदद से हम लोग ये निकालेंगे कि भाई ये जो 12 रुपये उसने डिस्काउंट दिया है यानी छूट दी है, इसका ये कितने प्रतिशत है। तो प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग इस फार्मूले में रखेंगे, यानी डिस्काउंट प्रतिशत, डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू डिस्काउंट यानी 12 रुपये बटे MP यानी मार्क्ड प्राइस जो उसने मूल्य अंकित किया है 120 रुपये गुणे 100। इसको हल करेंगे तो ये हमको 10% डिस्काउंट यानी छूट मिलेगी। इस तरीके से ये वाले सवाल हम लोग लगाते हैं और इसका सही आंसर 10% होगा। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 47। यहाँ पर हमको ये सरल करने को दिया गया है और कहा गया है कि यहाँ पर जो चिन्ह प्रयोग किए गए हैं इनके अर्थ को हम बदल दें। और कैसे बदल दें? धन को भाग में, घटाने को गुणे में, और गुणे को धन में, और भाग को घटाने में, ऐसे बदलना है। यानी प्लस को डिवीज़न में, माइनस को मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में, डिवीज़न को सब्ट्रैक्शन में। हम लोग बदल के देखें जरा, इन चिन्हों को बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? 6 डिवीज़न, डिवीज़न को माइनस में -10, माइनस की जगह पे मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई 4, यहाँ पर 4 है, 4। इस मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में यानी +12, और एडिशन को डिवीज़न में। इस तरीके से बदलेंगे और इसका आंसर निकालना है। आप जानते हैं सबसे पहले हम लोग डिवीज़न सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करते हैं। 6 - 10 गुणे 4 प्लस 12 को 6 से भाग देंगे तो 2 आएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे मल्टीप्लिकेशन, 10 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे यानी 6 - 40 प्लस 2, ये भी कर चुके, ये भी कर चुके। एडिशन करेंगे तो 6 और 2 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा, -40 कर देंगे यानी एडिशन हो गया। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे, 8 - 40 बराबर -32। ये हमारा सही उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। तो क्वेश्चन नंबर 48 में हमको दिया गया है, यदि y/x इक्वल्स टू 2 - x/y, अगर ऐसा है तो इसका मान निकालना है, यानी x³ प्लस x × y² अपॉन x³ प्लस y³, इसका मान निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे और x y के बीच में संबंध यानी रिलेशन निकालेंगे और उसके बाद उसकी वैल्यू इसमें रख देंगे। देखते हैं निकाल कर, y/x इसको इधर ले आएँ यानी -x/y इक्वल्स टू 2, इसे हल करें, ये यहाँ पर प्लस होगा, y इससे मल्टीप्लाई होगा तो y² हो जाएगा, x यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो x² हो जाएगा, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो xy हो जाएगा, ये मान 2 हो जाएगा। इसको हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको मिलेगा x² + y² इक्वल्स टू 2xy। इसको इधर ले आएँ यानी x² + y² - 2xy बराबर 0। और ये हमारा फार्मूला बनता है, कैसा फार्मूला बनता है? a² + b² - 2ab, इसकी वैल्यू a - b होल स्क्वायर, ये बनता है। तो इसको हम लिखेंगे x - y इसका होल स्क्वायर बराबर 0, यानी x बराबर y हो जाएगा। इतनी चीज़ हमने देख ली, x बराबर y हो जाएगा। अब ये मान इसमें रखना है, x और y आपस में बराबर हैं, ये मान हम इसमें रख देंगे। तो कैसे रखेंगे भाई? x³ प्लस
एक्स इंटू वाई स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर बटे एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब, ऊपर की वैल्यू और नीचे की वैल्यू बराबर हैं तो आंसर 1 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर 1 होगा। सवाल नंबर 49, यहाँ पर हमको दिया गया है कि दो सेट हैं, सेट ए एंड सेट बी। सेट ए में सदस्यों की संख्या 10 है, सेट बी में सदस्यों की संख्या 18 है। ए और बी के जो कुल सदस्य हैं, यानी अगर इनके सदस्यों को मिला दिया जाए तो कुछ सदस्य ऐसे होंगे जो दोनों सेट में होंगे, यानी ए और बी दोनों में हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। तो ऐसी सिचुएशन में ए और बी के जो सदस्य कॉमन होते हैं, यानी जो 2 बार लिखे जाने चाहिए वो 2 बार नहीं लिखे जाते हैं, उनको हम एक ही बार लिखते हैं। इस वजह से ए यूनियन बी में सदस्यों की संख्या कुल संख्या यानी ए और बी के सदस्यों की संख्या से कम हो जाती है। इसलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि जो यूनियन है, ए और बी का जो यूनियन है वहाँ पर सदस्यों की संख्या 20 है, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो सदस्य कॉमन हैं उनको लिखना। तो ये हमें बताना है कि भाई कितने सदस्य जो है ऐसे हैं जो दोनों सेट में बिलोंग करते हैं, दोनों सेट को, यानी दोनों सेट में हैं, उनकी संख्या हमें निकालनी है। तो हमारे पास फार्मूला है एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी। तो हमारे पास एन ए यानी सेट ए में सदस्यों की संख्या 10 है, सेट बी में सदस्यों की संख्या 18 है, और सेट ए यूनियन बी में 20 है। अगर इनको हल करें तो 10 प्लस 18 28 माइनस 20 बराबर 8। तो सही आंसर 8 हो जाएगा, जो कि ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू होगी, यानी दोनों में कॉमन सदस्य 8 होंगे। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास जो है, इसमें दिया गया है कि भाई एक रोम्बस यानी समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण की मान हमको दिया गया है, यानी जो विकर्ण है BD, एक विकर्ण BD है और दूसरा विकर्ण AC है। तो ये जो डायगोनल्स हैं, AC की वैल्यू 32 और BD की वैल्यू 24 है। तो हमें बताना है कि भाई इस ये जो हमारा रोम्बस है यानी समचतुर्भुज, इसका परिमाप कितना होगा। तो परिमाप हमको निकालना है। परिमाप, तो परिमाप क्या होता है, परिमाप जो होता है चारों भुजाओं का योग होता है। ये जो चारों भुजाएं हैं इनका योग होता है, यानी चारों भुजाओं का योग, ठीक है, भुजाओं का योग, भुजाओं का योग जो होता है वो परिमाप होता है। इसको पेरीमीटर कहते हैं इंग्लिश में। तो पहली चीज़ आप लोग ये जान लीजिए कि भाई ये जो रोम्बस यानी समचतुर्भुज क्या होता है। तो समचतुर्भुज का मतलब ये है कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और जो कॉर्नर यानी कोने के जो एंगल हैं, कोण हैं, वो 90 ना हो, 90 से कम या ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे ये जो कोण है इसका मान 90 से कम है, इसका मान 90 से ज़्यादा है, इसका मान 90 से कम है, इसका मान 90 से ज़्यादा है, जो हमको चित्र में दिख रहा है। तो इसको हम लोग समचतुर्भुज या रोम्बस कहते हैं। इसकी खास बात यह है कि भाई इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को इक्वली डिवाइड करते हैं, यानी अर्ध विभाजित करते हैं। इसका मतलब ये है कि AC जो है और BD जिस बिंदु पर कट करेंगे उस बिंदु पर ये दूरी और ये दूरी बराबर हो जाएगी, ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर हो जाएगी, और इनके बीच का जो कोण है यानी BD डायगोनल और AC डायगोनल के बीच ये जो कोण बन रहा है ये 90 डिग्री होगा, यानी 90 अंश का होगा। अब यहाँ से हम लोग जो है अगर इसकी बात करें, ये वाला जो त्रिभुज है, कोई भी एक त्रिभुज ले लें, इस त्रिभुज को अगर हम ले लें तो ऐसे देखिए O, देखिएगा यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, यहाँ पर साइड में ये A, ये O, ये B, इसको मिला दीजिए,
ये 16 हो जाएगी, ये 12 हो जाएगी। अब हमको ए बी चाहिए। ए बी हमारी भुजा है, ये वाली भुजा ए बी है। ये त्रिभुज हमने कट कर लिया। इसकी भुजा की वैल्यू हमें निकालनी है, यानी इसका मान निकालना है, जो कि हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। ए बी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। वैल्यू रख दीजिए। ओ बी की वैल्यू 12 है, यानी 12 का स्क्वायर, 12 का वर्ग प्लस 16 का वर्ग। ये 12 का वर्ग जो होता है 144 होता है, 16 का वर्ग 256 होता है। जोड़ देंगे तो 400 हो जाएगा। यानी ए बी का मान, ए बी स्क्वायर का मान 400। तो यहाँ से अगर हम बात करें ए बी का मान जो है, यानी वर्गमूल ले लेंगे दोनों तरफ, तो 20 हो जाएगा। 20 ए बी का मान 20 हमको मिल जाएगा। अब ए बी यानी 20 है, तो ये सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं, सबका मान 20 होगा। और जब इनका हम योग करेंगे, चारों भुजाओं का योग, तो आंसर 80 आ जाएगा। 20 चक्कू 80, यानी परिमाप पेरीमीटर 4 इंटू ए बी बराबर 80। ये हमारा सही उत्तर होगा। समझ गए आप लोग? अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। तो इस क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि भाई x तथा y दो चर संख्याएं हैं। अब ये जो चर संख्याएं हैं ये इस संबंध से आपस में जुड़ी हुई हैं, यानी y इक्वल्स टू 5x प्लस 4। अब यहाँ पर हमको दूसरी जो चीज़ दी गई है वो ये बोला गया है कि भाई x का जो समांतर माध्य है, x का समांतर माध्य वो 10 है। x का समांतर माध्य 10 है। y का समांतर माध्य चाहिए, ये हमारा सवाल है। अब समांतर माध्य निकालने के लिए हमारे पास कम से कम दो संख्याएं होनी चाहिए, यानी x के दो मान होने चाहिए कम से कम। ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन 2 से हम काम चला सकते हैं। 2 से समांतर माध्य निकल जाएगा आसानी से। कैसे करेंगे? अब यहाँ पर देखिए, माना x के दो मान x1 तथा x2 हैं। 10 जो है x1 तथा x2 का समांतर माध्य है, यानी x1 प्लस x2 बाई 2। अब यहां पर देखिए x1 प्लस x2 बराबर 20। x1 का मान हम अपनी तरफ से मान सकते हैं। माना x1 बराबर 0, तो x2 का मान 20 हो जाएगा। इसी तरीके से x1 और x2 के मान हमने मान लिए हैं, तो y1 तथा y2 ये y के दो मान हो जाएंगे। y के मान ये निर्भर करेंगे x के मान पर, यानी x1 तथा x2 x के दो मान हैं, इन पर y के मान निर्भर करेंगे। यानी y1 कब मिलेगा? y1 मिलेगा 5x1 प्लस 4, यानी इसमें हम x की जगह पे x1 रख देंगे तो y1 मिल जाएगा। और इसकी वैल्यू कैसे लेंगे? x1 की वैल्यू 0 ली है, तो 5 इंटू 0 प्लस 4, यानी y1 की वैल्यू 4 मिल जाएगी। y2 की वैल्यू कैसे मिलेगी? y2 के लिए हम लिखेंगे 5x2 प्लस 4, यानी 5 इंटू x2 का मान 20 है प्लस 4, ये मान हमको मिल जाएगा 20 पंचे 100 प्लस 4, यानी 104। ये y2 का मान मिल जाएगा। अब y जो है y समांतर, इसका y का समांतर माध्य हम लोग निकालेंगे, यानी y का समांतर माध्य, y का माध्य y1 प्लस y2 बाई 2, यानी 4 प्लस 104 बटे 2 बराबर 108 बटे 2, यानी 54। आंसर जो हमें मिलेगा वो 54 मिलेगा। सही आंसर 54 मिल जाएगा।
इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें करना है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 52। तो 52 में हमको दिया गया है कि भाई प्रथम 20 सम धनात्मक संख्याओं का माध्य चाहिए। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। प्रथम 20 धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य चाहिए। तो यहाँ पर जो संख्याएं हैं 20, वो सम संख्याएं बोली गई हैं सवाल में। तो सम संख्याओं का मतलब ये है कि अगर हम प्रथम 20 सम संख्याएं जो धनात्मक हैं वो इस तरीके से हो जाएंगी, 2, 4, 6 और 20वीं संख्या जो होगी वो 40 होगी। तो यहाँ पर ये पहली संख्या है, यानी पहली संख्या को a मान लें, a बराबर 2, और ये आखिरी यानी लास्ट नंबर जो है l बराबर 40। इस तरीके से हम मान लेते हैं। अब यहाँ पर जो हम लोग निकालेंगे इसका एक फार्मूला होता है जिसको हम लोग समांतर श्रेणी का फार्मूला कहते हैं। ये जो श्रेणी बन रही है, यानी आप यूँ कह लीजिए ये जो नंबर हैं ये समांतर श्रेणी के नंबर हैं, क्योंकि दो क्रमागत नंबरों के बीच में बराबर का अंतर है। 2 से 4 के बीच में 2 का अंतर है, 4 से 6 के बीच में 2 का अंतर है, 6 से 8 के बीच में 2 का अंतर है। इसी तरीके से सारे नंबरों में 2 का अंतर है। और समांतर श्रेणी के योग का फार्मूला हमारे पास जो होता है वो होता है, इस तरीके से लिखते हैं, S का मतलब योग, N नंबर ऑफ टर्म, यानी यहाँ से यहाँ तक 20 टर्म है, नंबर ऑफ टर्म बटे 2, और ब्रैकेट में पहला पद A प्लस अंतिम पद L। ये फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से हमको योग मिलेगा, यानी इन नंबरों का योग मिलेगा। और आप जानते हैं जब हम समांतर माध्य निकालते हैं या माध्य निकालते हैं तो कुल नंबरों से भाग भी करते हैं। तो माध्य हमारा कितना हो जाएगा, माध्य S बटे N, यानी जो योग आया है उसको n से भाग दे दें। तो यहाँ पर S बटे n का मान जो है, देखिए n/2 a प्लस l बटे n से n कट जाएगा और मिलेगा 1/2 a प्लस l, यानी 1/2 पहला पद प्लस अंतिम पद। यहाँ पर रखिए 1/2, पहला पद क्या है, 2 है, और अंतिम पद 40 है। ये वैल्यू हमको मिलेगी 42/2, यानी आंसर 21 आएगा। सही आंसर 21 होगा। क्वेश्चन नंबर 62। तो क्वेश्चन नंबर 62 में हमको तार्किक क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। हमारे पास क्या क्या है, मेढक, बाज, टिड्डा, सांप, घास। तो जो तार्किक क्रम है उसमें हम लोग ये बात कहेंगे कि भाई घास जो है, घास को टिड्डा खाता है। पहली चीज, घास को टिड्डा खाता है। तो पहले हम लोग घास और दूसरे बार में टिड्डा। टिड्डे को कौन खाता है, टिड्डे को मेढक खाता है, यानी 1 नंबर। मेढक को सांप खाएगा, यानी 4 नंबर, और सांप को बाज खाएगा 2 नंबर। ये हमारा तार्किक क्रम है। बहुत ही साधारण सवाल है। ये करेक्ट ऑप्शन है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 यानी 63। यहाँ पर हमको दिया गया है कि भाई एक बंदर है, वो इस खंभे पे चढ़ना चाहता है। तो बंदर 1 मिनट में छलांग मारता है और 2 मीटर चढ़ जाता है। 1 मिनट में छलांग मारता है, यानी यहाँ से छलांग मारता है और यहाँ पर 2 मीटर चढ़ता है, और अगले ही मिनट वो 1 मीटर खिसक करके वापस 1 मीटर पर आ जाता है। 2 मिनट में वो केवल 1 मीटर चढ़ता है। 2 मिनट में 1 मीटर चढ़ता है। ध्यान दीजिएगा, तो समझिए। और हमको यहाँ तक 10 मीटर तक 10 मीटर तक
10 बार छलांग लगानी है, यानी 1 मीटर में 2 मिनट लगते हैं, तो 10 मीटर में 20 मिनट लगेंगे उसे। और अगले 21वें मिनट में जब वो छलांग मारेगा तो सीधे टॉप पर आ जाएगा, अब इसे खिसकना नहीं पड़ेगा। तो कुल टाइम जो लगना चाहिए वो 21 मिनट होना चाहिए, यानी यहाँ से यहाँ तक 1 मिनट ही लगेगा और बाकी 20 मिनट। कुल आंसर यानी कुल समय 21 मिनट, यानी आंसर 21 होगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 64। सवाल नंबर 64 में पूछा गया है कि भाई दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो हम लोग शुरू करेंगे। पहला त्रिभुज तो हमारे पास ये है, जो बड़ा सा त्रिभुज बना हुआ है, ये पहला त्रिभुज है। इस त्रिभुज को ऐसे मिला दिया गया, ऐसे मिला दिया गया, तो त्रिभुजों की संख्या जो है हमारे पास कितनी हो गई? 1 2 3 4, यानी अब 4 त्रिभुज और आ गए। कुल कितने हो गए? 5। बड़ा वाला त्रिभुज 1, उसके बाद 4 छोटे त्रिभुज, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। कुल 5 त्रिभुज हमारे पास हो गए। अब कह रहा है कि इनके अंदर भी त्रिभुज हैं। इनके अंदर कैसे त्रिभुज हैं कि भाई ये जो बीच वाला है इसके अंदर भी त्रिभुज है, एक, ऐसे देखिएगा। अब इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4, यानी 4 और बढ़ गए भाई, 4 त्रिभुज और बढ़ गए। अब क्या कह रहा है? अब वापस इन्होंने यहां से त्रिभुज बना दिए भाई, यहां से ऐसे। अब कितने त्रिभुज हमारे पास बढ़े? 2 ये बढ़े, 2 ये बढ़े, 2 ये बढ़े, यानी 6 त्रिभुज और बढ़ गए। तो कुल कितने त्रिभुज हो गए? 15। ये हमारा सही उत्तर है, यानी इस आकृति में 15 त्रिभुज हैं। इस तरीके से आप करेंगे। क्लियर? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 यानी 70वां क्वेश्चन अब हम लोग देखने जा रहे हैं। तो इसमें कहा गया है कि भाई जो दिए गए प्रेक्षण हैं इनमें बहुलक बताना है, यानी मोड बताना है। तो बहुलक का मतलब ये होता है कि जो प्रेक्षण हैं इनमें जो नंबर ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, यानी अगर हम बात करें यहाँ पर तो 16 की अगर बात करें, 16, 1 2 3 4 5, ये 5 बार रिपीट हुआ है। उसके बाद हमारे पास 16 5 बार हुआ है। उसके बाद 17 की बात करें, 17 2 बार है, 17 2 बार है। बाकी नंबर की बात करें 10, 1 2 3, 10 3 ही बार रिपीट हुआ है। बाकी कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 5 बार या 5 बार से ज़्यादा रिपीट हुआ है। तो 16 जो है ये ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तो 16 हमारा बहुलक हो जाएगा। यही करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो 16 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72। तो क्वेश्चन नंबर 72 में विलुप्त संख्या यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है। और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप देखिए, अगर हम लोग 60 से 90 आना चाहें तो हमको क्या करना पड़ेगा? 60 में 3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 180 से अगर 270 आना चाहें यहाँ से तो 180 में 3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरीके से यहाँ से देखिएगा, 270 से 405 आएंगे तो 270 में 3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 3/2 मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर भी 3/2 ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। किस में करेंगे? 90 में 3/2 मल्टीप्लाई करेंगे और ये वैल्यू 135 हो जाएगी, यानी विलुप्त संख्या 135 होनी चाहिए। क्लियर? यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। तो क्वेश्चन नंबर 74 में हमको बताया गया है कि भाई एक पिता है, उसकी आयु यानी उसकी वर्तमान आयु उसके दोनों पुत्रों की
आयु के योग के 2 गुणों के बराबर है। तो जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है उसको जरा हम ऐसे देख लें, पिता की आयु y जो है पुत्रों की आयु के योग यानी x1 प्लस x2 ये योग हो गया और 2 गुने के बराबर है यानी 2 से गुणा कर देंगे। ये वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु। अब कह रहा है कि 20 वर्ष बाद पिता की आयु जो होगी यानी 20 वर्ष बाद पिता की आयु y प्लस 20 हो जाएगी यानी वर्तमान आयु प्लस 20 हो जाएगी और ये आयु पुत्रों की आयु के योग के बराबर है। तो पुत्रों की आयु कितनी है भाई, अभी तक x1 थी तो 20 वर्ष बाद x1 प्लस 20 हो जाएगी और इसकी आयु x2 प्लस 20 हो जाएगी यानी दोनों पुत्रों की आयु के योग के बराबर हो जाएगी। इसको अगर हम हल करते हैं तो हमको ऐसे मिलेगा y प्लस 20 x1 प्लस 20 प्लस x2 प्लस 20, एक 20 कट कर देंगे तो y बराबर x1 प्लस x2 प्लस 20 मिल जाएगी। ये हमको संबंध मिलेगा इस तरीके से। अब यहां से अगर हम देखें यहां से इस संबंध से तो x1 प्लस x2 इसका मान जो होगा y बटे 2 मिल जाएगी। ये मान हम यहां पर रख दें, y बराबर y2 प्लस 20, इसको इधर ले आएंगे तो y माइनस y2 बराबर 20, इसको हल करेंगे तो ये वैल्यू हमको मिलेगी। देखिएगा यहां पर y बाई 2 बराबर 20, कैसे एलसीएम लेंगे, 2 इधर गुणा करेंगे तो 2y हो जाएगा, 2y माइनस y बटे 2। ध्यान दीजिएगा, इसको यहां पर देख लीजिए, 2y माइनस y बटे 2, ये एलसीएम लेने पर ये वैल्यू आएगी हमारे पास। इसको हल करेंगे तो y बटे 2 मिल जाएगा, y बटे 2 बराबर 20, तो y बराबर 2 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 गुणे 2 यानी 40। पिता की आयु 40 वर्ष होनी चाहिए यानी करेक्ट आंसर 40 होगा। क्वेश्चन नंबर 77, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई ए जो है लड़कों की पंक्ति में ए बाएं ओर से 10वें स्थान पर है। ध्यान दीजिएगा, बाएं ओर से 10वें स्थान पर है, ये ए की बात है। बी जो है वो दाएं ओर से 9वें स्थान पर है। ध्यान दीजिएगा, बी दाएं ओर से 9वें स्थान पर है यानी बी से पहले 8 लड़के हैं। अब कह रहा है कि अगर ए और बी के स्थान बदल जाएं आपस में, यानी ए की जगह पर बी आ जाए और बी की जगह पर ए आ जाए, तो जो ए है ए बाएं ओर से इधर से 15वें स्थान पर आ जाएगा। समझे आप, ए जो है वो बाईं ओर से 15वें स्थान पर आ जाएगा। अब दाएं ओर से कितने लड़के हैं हमारे पास, 8, इधर से 8 लड़के हैं और इधर से 15 लड़के हैं, तो कुल लड़के कितने हो जाएंगे, 15 8 23, यानी करेक्ट आंसर 23, ये हमारा उत्तर होगा। क्लियर, इस तरीके से इस सवाल को हम लोग करेंगे। ये सिंपल तर्क शक्ति का सवाल है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, इस क्वेश्चन में हमको बताया गया है कि भाई 2 ट्रेनें विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, यानी एक ट्रेन जो है वो 127 मीटर लंबी है, दूसरी ट्रेन 98 मीटर लंबी है। जब वो ट्रेनें एक दूसरे के पास होंगी और क्रॉस करेंगी एक दूसरे को, तो उनको कितना समय लगेगा, ये बात हमें बतानी है। और यहाँ पर बताया गया है कि भाई जो ट्रेन 127 मीटर लंबी है उसकी चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा है और जो 98 मीटर लंबी है उसकी चाल
55 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर जो खास बात यह है कि भाई दोनों ट्रेनें विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, इसलिए इनकी जो सापेक्ष चाल है वो जुड़ जाएगी और कितनी हो जाएगी, सापेक्ष चाल यानी रिलेटिव वेलोसिटी, सापेक्ष चाल ये हो जाएगी 35 प्लस 55 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसको हम लिखेंगे 90 किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान देना है कि ये जो स्पीड है ये किलोमीटर पर आवर में है, यानी किलोमीटर प्रति घंटा में है। और ट्रेनों की जो लंबाई है, जो कुल लंबाई हो जाएगी, कुल लंबाई ये हमारी हो जाएगी 127 प्लस 98 यानी 225 मीटर। ये चाल जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो हम लोग इसे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जो चाल हमारे पास होनी चाहिए, चाल इसको हम लिखेंगे 90 और इसमें 5/18 से गुणा कर देंगे, तो ये चाल मीटर प्रति सेकंड में हमको मिल जाएगी। और यहाँ से देखिए 18 पंचे 90, 5 गुणे 5 यानी 25 मीटर प्रति सेकंड ये चाल मिल जाएगी। चाल हमको मिल गई, कुल दूरी हमको पता है, समय हम लोग निकाल लेंगे। फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, समय और समय कितना हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। इस फार्मूले से समय निकाल लीजिए। दूरी 225 और चाल 25, इसको कट करेंगे तो 9 सेकंड हमको आंसर मिलेगा, यानी समय 9 सेकंड हमको मिलेगा। क्लियर? ये हमारा तरीका है सापेक्ष चाल के जो सवाल होते हैं, यानी ट्रेनों के जो सवाल हैं उनको करने का, ये हमारे पास तरीका होता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। इसमें हमको दिया गया है भाई, ये समीकरण दिया गया है x क्यूब तथा प्लस वाई क्यूब, इसकी वैल्यू 35 है। x और y का गुणा जो है वो 6 के बराबर है और x का मान y से ज़्यादा है, यानी x y से बड़ा है। तो यहाँ पर हम कुछ इसको हल करने के बजाय तर्क शक्ति से अगर हम देखें, हम लोग ये मान लें कि x का मान y से बड़ा ले लें, तो क्या ले सकते हैं, अगर हम x और y दो नंबर ऐसे ले लें जिनका गुणनफल 6 हो, तो क्या होना चाहिए, x को 3 मान लें, x बराबर 3 और y बराबर 2, इस तरीके से मान लें। अब अगर ये हमने मान लिए हैं तो ये इसको भी संतुष्ट करने चाहिए, इसको संतुष्ट करने चाहिए। कैसे संतुष्ट करेंगे, x का क्यूब यानी 3 का क्यूब प्लस y का क्यूब यानी 2 का क्यूब, इनका मान देखें जरा, 3 का क्यूब 27 होता है प्लस 2 का क्यूब 8 होता है, कुल वैल्यू 35 आ जाएगी जो इसके बराबर है, यानी ये वैल्यू सही है। हम लोग अंतर निकाल लेते हैं x माइनस वाई का, यानी 3 माइनस 2 बराबर 1, सही उत्तर हमको मिल जाएगा, यानी करेक्ट ऑप्शन 1। क्लियर? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। तो क्वेश्चन नंबर 82 में हमको दिया गया है भाई x की घात 6 माइनस 1, इसके गुणनफल निकालने हैं और दो गुणनफल हमको दिए गए हैं x माइनस 1 तथा x प्लस 1। ये दो गुणनफल हमको पता है, बाकी के गुणनफल हमको निकालने हैं। तो भाई इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये जो है इसको अगर हम देखें तो ऐसे लिख लें, x क्यूब इसका स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। क्लियर? ऐसे हम इसे लिख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, 3 और 2 का गुणा होगा, जुड़ेंगे नहीं, जुड़ने की कंडीशन अलग है, और यहाँ पर गुणा होगा, जब ब्रैकेट के ऊपर घात लगी हो तो आपस में गुणा होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो फार्मूला हमको इस्तेमाल करना है वो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे और इसका मान निकालेंगे एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब माइनस 1। ये हमको दो गुणनफल मिल गए इसके, यानी x की घात 6 माइनस 1 के दो गुणनफल मिल गए। अब इनको हम आगे इनका गुणनखंड कर सकते हैं, तो हमको दो फार्मूले और इस्तेमाल करने पड़ेंगे। कौन कौन से फार्मूले? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका मान हम लोग लिखेंगे ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और दूसरा फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये दो फार्मूले हैं, इनको हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ और यहाँ। देखिए भाई, बिल्कुल पहले ये वाला फार्मूला देख लें, यानी एक्स क्यूब प्लस 1, और 1 जो है ये क्यूब अगर करेंगे तो भी 1 ही रहेगा, इसलिए इसको हम जब करेंगे तो ऐसे लिखेंगे एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, और इसको जब करेंगे तो गुणे में ही रखेंगे यहाँ पर x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ये मिल जाएगा। यानी इन दोनों को हम एक साथ ले लें, x प्लस 1 एक्स माइनस 1 बराबर ब्रैकेट लगा लें एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। अब ध्यान देने की बात है कि इसके 4 गुणनखंड हमको मिलते हैं, 2 हमको ये वाले पहले से पता हैं और ये वाले हमको निकालने थे, तो करेक्ट आंसर जो है वो ये वाला हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अच्छा सवाल है और करने वाला है। क्लियर? अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 83 है, इसमें दिया गया है कि भाई एक खेत है जिसकी लंबाई जो है 112 मीटर तथा चौड़ाई 62 मीटर है, और कहा जा रहा है कि इस खेत से 4 घन खोदे गए हैं। घन का मतलब घन जो होता है 3D डायमेंशन होती है। घन खोदे गए हैं 4 घन, और उनसे जो मिट्टी निकली है उसको खेत के ऊपर बराबर बराबर बिछा दिया गया है। तो खेत का जो तल है वो कितना ऊंचा हुआ है, ये हमको निकालना है। तो यहाँ पर हम जो बात करेंगे तो पहली बात हमारे पास आएगी, भाई जो 4 घन हैं, 4 घनों का आयतन बराबर खेत है, खेत का क्षेत्रफल यानी बचा हुआ क्षेत्रफल, ये बचा हुआ गुणे ऊंचाई h। बात समझ गए? ये फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे। एक घन का आयतन क्या होगा? घन का आयतन भुजा का क्यूब, जो भुजा होती है भुजा का क्यूब, और भुजा 6 मीटर की है, यानी 6 का क्यूब, ये मान 216 हो जाएगा। 4 घनों का आयतन अगर हम करें तो 4 गुणे 216, ये हमको 4 घनों का आयतन मिल गया। खेत का क्षेत्रफल, भाई खेत का क्षेत्रफल जो बचा हुआ क्षेत्रफल है वो हम कैसे निकालेंगे? हम ऐसे निकाल लेंगे कि जो कुल क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल कितना होगा? कुल क्षेत्रफल की बात अगर हम करें तो कुल क्षेत्रफल 112 गुणे 62 ये मिलेगा। बात समझे आप? 112 गुणे 62 मिलेगा, और इनमें से
जो ये जो 4 क्षेत्रफल हैं, यानी ये 36 इसका क्षेत्रफल होगा, 6 गुणे 6 36, ये 36, ये 36, ये 36, यानी 36 गुणे 4 144 वर्ग मीटर इसमें से हम कम कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए भाई, यानी 112 गुणे 62 माइनस 144, ये हमको हल करना है। इसको हम लोग हल कर लेंगे और निकाल लेंगे कि भाई कुल क्षेत्रफल हमारे पास कितना है। क्लियर? इसका मान हमारे पास जो आएगा वो इस तरीके से आएगा, 6944 माइनस 144, ये हमारे पास आएगा। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 6800 वर्ग मीटर, यानी स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल हमको मिल जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर रख दीजिए, ये मीटर क्यूब था और यहाँ पर 6800, ये मान जब रखेंगे हम तो हमको ये वैल्यू मिलेगी इस तरीके से। अब यहाँ पर h की वैल्यू हम निकाल लेंगे। h की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये वैल्यू हो जाएगी 864 बटे 6820 मीटर, ये आंसर हमको मिलेगा। इसको जो अगर हल करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से मिलेगा, 0.127 मीटर। क्लियर? इसे सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये हमको खेत पर बिछाए गए मिट्टी की ऊंचाई मिल जाएगी इस तरीके से। ऐसे हम लोग करेंगे, आप ध्यान से करिएगा, थोड़ा सा कठिन है सवाल। क्लियर? अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, यहां पर दिया गया है कि भाई एक धातु का गोला है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसको पिघला करके एक तार बनाते हैं। तार का व्यास जो है वो 4 मिलीमीटर है, तो तार की लंबाई क्या होगी? तो बहुत सीधी सी बात है कि गोले का आयतन बराबर तार जो है, जो तार है, तार बेलनाकार होगा, तो तार का आयतन ये हम लोग बराबर कर देंगे तो तार की लंबाई मिल जाएगी। ध्यान दीजिएगा, तो गोले की जो गोले के आयतन का फार्मूला होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, और तार जो है बेलनाकार है तो बेलन का आयतन जो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहां पर दोनों त्रिज्याएं, पाई यहां पर है, केवल त्रिज्या का मान चाहिए, और यहां पर त्रिज्या और ऊंचाई दो के मान चाहिए। तो यहां से अगर देखें तो 4/3 पाई और आर की मान जो है वो 3 सेंटीमीटर क्यूब बराबर। अब यहां पर देखें, ये जो त्रिज्या है ये मिलीमीटर में है, इसे सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करें तो 2/10 सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं। दोनों का आयतन बराबर हो जाएगा। पाई आर का मान अगर हम रखेंगे तो 2/10 स्क्वायर गुणे एच, ये हमें करना है। पाई से पाई कट जाएगा और हम लोग कैसे करेंगे, 4/3 गुणे 3 का क्यूब यानी 27 बराबर 4/100 गुणे एच। 4 से 4 कटेगा, 3 से 27 कट जाएगा, 9 आएगा, यानी 9 बराबर h/100। 100 को इधर गुणा कर देंगे तो h बराबर 900 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में वैल्यू हमको मिल रही है। इसे मीटर में बदलेंगे तो 9 मीटर आंसर हो जाएगा, यानी तार की लंबाई 9 मीटर हो जाएगी। क्लियर? समझ गए आप लोग? अब हम लोग अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 92, यहाँ पर कुछ सफल परीक्षार्थियों का नाम दिया गया है, यानी उनकी लिस्ट है, और इसमें बताया गया है कि भाई जो स्मिता है वो ऊपर से 16वें स्थान पर है, नीचे से 29वें स्थान पर है।
क्लियर? ये बात हमको बताई गई है और बताया गया है कि 6 ने परीक्षा छोड़ दी है, 5 अनुत्तीर्ण हुए हैं। ठीक, कुल छात्रों की संख्या हमें बतानी है। अब ध्यान देने की बात है कि अगर ये ऊपर से 16वें स्थान पर है तो इससे पहले 15 छात्र हैं, क्योंकि ये 16वें स्थान पर है। ठीक है, इस स्थान पर है। ठीक, नीचे से ये वाला स्थान 29वां है। तो नीचे से अगर हम बात करें तो नीचे से 29वें स्थान पर है और इसके ऊपर 15 छात्र हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो चित्र बना हुआ है इससे आप समझ सकते हैं, यानी 16 से पहले 15 छात्र हैं, यानी यहाँ से ये 29वां स्थान है और ये 29 + 15, इस लिस्ट में 29 + 15 यानी 44 छात्र हैं। इनमें 6 ने परीक्षा छोड़ दी थी, यानी कुल 50 हो गए और 5 अनुत्तीर्ण हुए, यानी टोटल स्टूडेंट्स 55 होंगे, जो कि हमारा सही आंसर है, यानी आंसर 55 होगा। क्लियर? अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 93। इस क्वेश्चन में हमको बताया गया कि भाई एक लड़का रवि है जो 1 किलोमीटर पूरब चलता है पहले। ध्यान दीजिएगा, 1 किलोमीटर पहले पूरब चलता है, उसके बाद वो दक्षिण को मुड़ जाता है, दक्षिण को मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वापस पूरब की तरफ 2 किलोमीटर चलता है। ध्यान दीजिए, और 2 किलोमीटर पूरब चलने के बाद 9 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है। तो क्वेश्चन को देखिएगा, सबसे पहले 1 किलोमीटर वो पूरब चलता है, यानी 1 किलोमीटर ये पूरब दिशा में चला, यानी ये दिशाएं मैंने बनाई हैं। 1 किलोमीटर चलने के बाद में वो 5 किलोमीटर जो है वो दक्षिण में जाता है और उसके बाद वापस 2 किलोमीटर पूरब चलेगा, 2 किलोमीटर पूरब चलेगा इस दिशा में, और 2 किलोमीटर पूरब चलने के बाद में 9 किलोमीटर वापस उत्तर में जाता है। 9 किलोमीटर यानी ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे यहां पर जाएगा, यानी 5 किलोमीटर ये चल लेगा और ये जो लाइन है इस लाइन से ऊपर ये 4 किलोमीटर यहां तक जाएगा। ठीक है, यानी 5 4 9। प्रारंभ के स्थान से उसकी दूरी कितनी है ये बात हमें निकालनी है। ध्यान दीजिएगा, ये 2 किलोमीटर है और इसको अगर हम जोड़ दें ऐसे तो ये एक त्रिभुज बनेगा। यहाँ से ABC, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 किलोमीटर ये और 2 किलोमीटर ये, यानी ये भी 2 किलोमीटर हो जाएगी। AB की वैल्यू AB बराबर 3 किलोमीटर और BC 4 किलोमीटर, BC हमारे पास 4 किलोमीटर है। तो ये समकोण त्रिभुज बनेगा। इसमें पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगा दें तो AC का वर्ग, यानी AC का वर्ग बराबर BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। लिख लीजिए, 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग बराबर 16 प्लस 9 बराबर 25, यानी AC का वर्ग 25 है। वर्गमूल ले लीजिए, AC बराबर 5, यानी वो 5 किलोमीटर की दूरी पर अपने प्रारंभिक स्थान से है। यही हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर? तो आपने मेरा वीडियो देखा और यहाँ पर हमने मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आप लोग कमेंट करिए कि कहाँ पर आपको चीज़ें समझ में नहीं आई। वैसे जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, जो सलूशन दिया है वो बिल्कुल परफेक्ट है और आप इजीली उसे समझ सकते हैं थोड़ी सी मेहनत करके। अगर किसी कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करिएगा, मैं आपको उसके वीडियोस बना करके यूट्यूब पर डाल दूंगा और आप लोग देखिएगा। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर ज़रूर करिए। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।